बेहद ही खास पेशकश जेन नेक्स्ट बजट। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। बजट से ढेर सारी उम्मीदें थी और साथ ही टैक्स में कितनी छूट मिलेगी इस पर सबकी नजर बनी हुई थी। तो वित्त मंत्री के पिटारे से टैक्स में राहत जरूर आई, लेकिन खासतौर पर लोअर तबके के लिए ये राहत देखने को मिली। 2.5 लाख तक का जो स्लैब था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन टैक्स रेट में पहली बार काफी समय के बाद बदलाव हुआ। 10% से घटाकर इसे 5% किया गया। साथ ही डिजिटलाइजेशन पर फोकस रहा। बजट में किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस देखने को मिला। तो कुल मिलाकर टैक्स में अब सालाना 12,500 रुपए का सबको फायदा होगा। तो हम इस 1 घंटे में आपको बताने जा रहे हैं कि इस बजट से आपको क्या फायदा हुआ है, क्या निकला है आम आदमी के लिए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। We will take special efforts to ensure adequate flow of credit to underserved areas, the eastern states and Jammu and Kashmir. The farmers will also benefit from the 60-day interest waiver announced by the Honorable Prime Minister in respect of their loans from the cooperative credit structure. 5 साल में किसानों की इनकम दोगुना करने के लक्ष्य के साथ वित्त मंत्री ने एग्री सेक्टर के लिए बजट में तोहफों की झड़ी लगा दी। 1.87 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ एग्री सेक्टर को बूस्टर डोज देने के साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की राहत भी दी है। वित्त मंत्री ने कृषि क्रेडिट लोन का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। फसल बीमा योजना दायरा 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। फसल बीमा योजना की राशि 5,500 करोड़ से बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। सरकार ने किसानों का 2 महीने का ब्याज भी माफ कर दिया। मनरेगा के लिए अगले साल 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की घोषणा की गई। About 40% of the small and marginal farmers avail credit from the cooperative structure. The primary agricultural societies at the end of the year act as a front end for the loan disbursements. We will support NABARD for computerization and integration of 63,000 functional PACs with core banking support and district cooperative banks. बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत कुछ है। मसलन LIC बुजुर्गों की नई योजना लाएगी, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8% तक रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा, जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी। वहीं महिलाओं और स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर भी बजट में बहुत कुछ खास है। 2022 तक 5 लाख युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग, महिला शक्ति केंद्र बनेंगे। 6,000 रुपए गर्भवती महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। बजट में रोजगार, शिक्षा और युवाओं के लिए बड़े ऐलान हुए। 600 जिलों में PM कौशल केंद्र CBSE प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के लिए नई संस्था बनेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी। We have proposed to introduce a system of measuring annual learning outcomes in our schools. Emphasis will be given on science education and flexibility in curriculum to promote creativity through local innovative content. An innovation fund for secondary education will be created to encourage local innovation for ensuring universal access, gender parity and quality improvement. We propose to establish a national testing agency as an autonomous and self-sustained premier testing organization to conduct all entrance exams for higher education. This would free the CBSE, AICTE and other premier institutions from these administrative responsibilities so that they can focus more on academics. बजट में रेल यात्रा के लिए टिकट में भी बड़ी राहत मिली है। अब IRCTC से टिकट लेने पर 10 रुपए कम खर्च होंगे, यानी ई-टिकट से सर्विस चार्ज खत्म कर दिया गया है। साथ ही रेलवे कंपनीज को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लॉन्च की जाएगी। जाहिर है वित्त मंत्री ने बजट में सबका ख्याल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हमारे साथ आज बजट पर बातचीत करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ श्री हसमुख आदिया हैं, इस समय
और साथ ही श्री शक्तिकांता दास हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए शुक्रिया। मिस्टर दास, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, इस बजट में सबसे पहले तो अभी एक जो खबर आई है, there is a clarification which has come in from finance ministry that the fiscal deficit target is actually at 3.5% for FY 17-18 and not at 3.2. that was a typing error. क्या आप ये endorse करते हैं? नहीं, देखिए इस साल का जो है 16-17 जो करंट ईयर है, इसका जो फिस्कल डेफिसिट बजट में टारगेट था 3.5%, राइट, और रिवाइज्ड एस्टिमेट में भी वही 3.5% रखा गया है। तो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है करंट ईयर का वो 3.5% है। अगले साल का जो है 17-18 का, उसका फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो बजट में दिया गया है वो है 3.2%। और मैं अभी आपका चैनल वॉच कर रहा था, उसमें दिखा रहा था कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट में कुछ संशोधन, वो एक टाइपो एरर के कारण शायद कुछ कंफ्यूजन आया, लेकिन मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, करंट ईयर 3.5%, 17-18 का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 3.2%। ऑलराइट, परफेक्ट, बिकॉज यही थोड़ा कंफ्यूजन था। इस समय वायर्स पर जो खबर आई वो ये आई थी कि नेक्स्ट ईयर का रिवाइज किया गया है 3.5% पे। दैट वाज द क्लैरिफिकेशन पोस्टेड बाय वायर्स, बट थैंक्स, दैट सॉल्व्स एक्चुअली लॉट ऑफ कंफ्यूजन। हमारे साथ हसमुख जी भी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। मैं बारी बारी से आप दोनों से सवाल लूँगा, लेकिन हसमुख जी, अब इस बजट को काफ़ी मायनों में अगर देखा जाए तो एक गेम चेंजर बजट कहा जा सकता है। हमारा इनफैक्ट थीम था जेन नेक्स्ट बजट, कि क्या वाकई ये बजट देश को एक नई दिशा में ले जाने वाला, इकोनॉमी को नई दिशा में ले जाने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने भी खुद ये कहा है कि ये कुछ मायनों में है ऐसा बजट। की हाईलाइट्स आपके लिहाज से, गेम चेंजिंग हाईलाइट्स इस बजट की क्या है? वेल, बेसिकली ये बजट जो है एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहा है, एमएसएमई को सपोर्ट कर रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले युवा लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये बजट है। मुद्रा योजना की इसमें बात की है, स्टैंड अप इंडिया की बात है, स्टार्टअप इंडिया के लिए कुछ टैक्स कंसेशन भी दिया हुआ है, एमएसएमई को हमने टैक्स बेनिफिट दिया है। तो कुल मिला के ये बजट जो है वो युवाओं के लिए है, जिनके हाथ में हुनर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी पूरी करने के लिए है। बिल्कुल, उनके लिए है। मिस्टर दास, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। अब डीमोनेटाइजेशन जो हुआ उसके बाद इनफैक्ट इन अ वे ये कहा जा सकता है कि दिस इज़ द प्रोसेस इन कंटिन्यूएशन, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो अगला कदम सरकार के लिए आइडियली होना चाहिए था वो कैश ट्रांजैक्शंस को हो सके उतना रिस्ट्रेन करना, डिजिटल को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें हुई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंडिंग पर भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बजट में लाई गई है। बस एक चीज़, सरकार का एस्टिमेट क्या है, टोटल जितनी रकम बैंकिंग सिस्टम में आई है पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, उसे चैनलाइज प्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए किस तरह से किया जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली रकम कितनी हो सकती है? देखिए, जो पैसा ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया है डिपॉजिट्स में, वो बाय एंड लार्ज लो कॉस्ट डिपॉजिट्स में है, और इसी के कारण बैंकों के पास आज काफ़ी लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है। लिक्विडिटी जो सिस्टम में है वो बहुत बढ़ गया है, एंड ऑलरेडी जो बैंक्स है उनका जो लेंडिंग रेट्स है वो मतलब उसको कम करना, वो प्रोसेस शुरू हो गया है। और आगे जाके भी इस साल का, क्योंकि इस साल मतलब 17-18 का जो गवर्नमेंट का ओपन मार्केट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोगों ने बहुत कम रखा है, 3,48,000 करोड़ रखा गया है। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि मार्केट में बैंकों के पास बहुत लिक्विडिटी रहेगा, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स रहेगा, और बैंक्स जो है वो लो कॉस्ट, लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे, लोअर रेट में वो अपना लोन्स और लेंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो इसके कारण इकोनॉमी में काफ़ी सारे सुविधाएं, मतलब काफ़ी सारे इम्पैक्ट आएंगे। जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज़ हो या कोई बिग इंडस्ट्रीज़ हो, उनके लिए लो कॉस्ट फंडिंग मिलेगा, और इंडिविजुअल हाउसिंग लोन हो या कोई कंज्यूमर लोन हो। तो आई थिंक ऑन द होल इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो आगे जाके हमको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। हसमुख जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा, कुछ और जो फाइन प्रिंट है उसको मैं रेफ़र करता हूँ। एक तो जो ऑप्शंस प्रीमियम है उस पर एसटीटी को ट्रिपल किया गया है, विच इज़ इन अ वे गुड मूव, बिकॉज इससे कैश मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन दूसरा, क्या ये बात सही है, इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जो आईपीओ पार्टिसिपेशन है या फिर राइट्स इश्यू में जो पार्टिसिपेशन होता है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए कंपनी जो प्रमोटर्स जो प्लेसमेंट करते हैं, इन सब के ऊपर ये सारे कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में आएंगे?
वेल ऐसा नहीं है, जो हम क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं दूसरी चैनल पे कि हमने जो प्रावधान किया है कि जो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम जो नॉन एसटीटी पेड स्टॉक्स है वो जब बेचे जाएंगे तब भले ही एसटीटी पे किया हो, लेकिन अगर खरीदने के टाइम अगर एसटीटी पेड स्टॉक नहीं है तो फिर उसको कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो कि इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको खरीद करने के टाइम शेयर इनिशियल पब्लिक ऑफर में मिला है, या तो आपको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में मिला है, एफपीओ में मिला है, या ये शेयर आपको बोनस शेयर में मिला है, तो फिर उसका कोई असर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नहीं पड़ेगा, आपको कोई उसमें तकलीफ नहीं होगी। जो आपको बेनिफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लिस्टेड स्टॉक के ऊपर, वो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है पहले 2004 के बाद अनलिस्टेड में, और वो बाद में लिस्ट हो जाए कंपनी और फिर उसको जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। सो ये तो इसलिए हमको करना पड़ा कि कुछ लोग एक अपनी खोखा कंपनी बना के उसमें कुछ निवेश दिखा देते थे, और निवेश करने के टाइम एसटीटी पेड नहीं था, और बाद में उसको लिस्ट करके वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट लेके निकल जाते थे। तो इस तरह से काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसी कंपनियों के ऊपर अंकुश लाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। और दूसरी बात आपने जो कही है कि भाई वो 3 गुना किया है, वैसे तो हमने इस साल कुछ नहीं किया है। हमने जो डेरिवेटिव्स के ऊपर जो एसटीटी रेट है वो इस साल कोई नहीं बढ़ाया है। लास्ट ईयर हमने 0.017 से 0.05% किया था एसटीटी रेट डेरिवेटिव्स के ऊपर, बट इस साल हमने कोई चेंज नहीं किया है। बिल्कुल। आखिरी सवाल होगा आपसे हसमुख जी, ये जो टैक्स में छूट दी गई है इनकम टैक्स स्लैब्स में, और ये अच्छा मूव है, कंज्यूमर के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, उनसे शायद स्पेंडिंग बढ़ेगी एंड ओवरऑल कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। बट इसे अगर हम क्लब करके देखें अलॉन्ग विद द सरचार्ज जो कि 50 लाख से 1 करोड़ के इनकम ब्रैकेट पे रखा गया है, तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन आपका क्या कहता है FY 17-18 के लिए? व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कलेक्शन यू आर लुकिंग एट? देखिए, जो हमने टैक्स की छूट दी है पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में एमएसएमई को, वो दोनों मिला के 22,700 करोड़ का हमको लॉस हो रहा है। ये हमारा गेन है, मतलब कि उतना फायदा पब्लिक को हो रहा है 22,700 करोड़ का। और उसके सामने जो सरचार्ज हमने लगाया है 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर 10% का, उसमें से हमारा जो इनकम होने का अंदाज है वो 2,700 करोड़ का है। मतलब कि कुल मिला के 20,000 करोड़ का फिर भी फायदा पब्लिक को जा रहा है। बिल्कुल। चलिए हसमुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। शक्तिकांता दास जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो FIPB को जिस तरह से एंड इट्स अ गुड मूव एक्चुअली, कि वो पूरा एक जो प्रोसेस था, बड़ी जटिल प्रक्रिया थी, नाउ दैट हैज़ बीन डन अवे विथ एंड दैट विल क्लियरली हेल्प इन अट्रैक्टिंग मोर FDI। ऑल्सो इंडिया इज़ इन अ स्वीट स्पॉट एज फार एज ग्रोथ इज़ कंसर्न। इस पूरे कॉम्बिनेशन को जोड़कर आपका अनुमान क्या कहता है FY 17-18 एंड देन FY 18-19 के लिए इंक्रीमेंटल इनफ्लो कितना होना चाहिए? जैसे कि बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने बताया है, इस साल भी फर्स्ट 6 मंथ्स में अप्रैल टू सितंबर अगर आप FDI इनफ्लो कंपेयर करेंगे पिछले साल के हिसाब से, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। मतलब इट हैज़ रियली गॉन अप। वो फिगर बजट स्पीच में मंत्री जी ने बताया है। और ये हुआ है एक सिचुएशन जबकि वर्ल्ड ओवर जो FDI इनफ्लोज है वो कम हुए हैं। हमारा जो FDI इनफ्लो वो बढ़ गया है, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो FDI इनफ्लो है वो कम हुआ है। और इसका जो मेन कारण ये है कि पिछले 2 सालों में कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। बहुत सारे सेक्टर में ओपनिंग अप किया गया है, लिबरलाइजेशन किया गया है, जिसमें पहले अप्रूवल की ज़रूरत थी उसको ऑटोमेटिक रूट पे डाल दिया गया है। और ओवरऑल जो कंट्री का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो देयरफॉर इंडिया हैज़ बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर FDI। और आगे जाके FDI जो इंस्टीट्यूशन पिछले 20 साल में चल रहा था, उसको रिफॉर्म्स किया गया है। और सरकार का ये भी कोशिश रहेगा कि आगे जाके जो बाकी जो सेक्टर है, जो कि जिसमें कि अभी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, हायर परसेंटेजेस के लिए हायर अप्रूवल, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड है, उसको भी कैसा मतलब लिबरलाइज किया जा सके। और FIPB के जो अबॉलिशन की अनाउंस की गई है, जैसे आपने कहा, बहुत सही कहा आपने, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि पिछले कई 20 सालों से ये एक इंस्टीट्यूशन रहा है। हालांकि पिछले 2 साल में हमने उसका ऑनलाइन प्रोसेसिंग वगैरह बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और जिसका नतीजा
नतीजा बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल। चलिए मिस्टर दास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब MOS फाइनेंस श्री अर्जुन मेघवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, मार्केट्स हैव गिवन अ थम्स अप जो बजट पेश हुआ है उसे। लेकिन इस बजट में मेघवाल जी एक दो जो शिकायत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत जो थोड़ा दर्द हमने सुना इंडिया इंक की तरफ से, वो एक तो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या फिर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्टली कोई बड़ा कदम नहीं दिखा इस बजट में, और दूसरा जॉब ग्रोथ के लिए इनडायरेक्ट कई सारे कदम उठाए गए हैं लेकिन डायरेक्टली कोई बड़ी योजना का ऐलान नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो बजट के आपने जो स्वागत किया उसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई बड़े अर्थशास्त्री का आर्टिकल आता था तो उसमें ये आता था कि MSME सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करने वाला एक माध्यम है इस देश में। पहली बार MSME सेक्टर को, जो ऐसी कंपनियां जिनका 50 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, उनको आप 5% इनकम टैक्स स्लैब में छूट दे रहे हो। इससे बड़ा रोजगार के अवसर सृजित करने का साधन क्या हो सकता है? बिल्कुल। इट्स ए मेजर मूव टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ द जॉब। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र हैं जो पहले बहुत सेलेक्टेड जिलों में थे, अब आज 640 जिलों में सब में हो जाएंगे। जब वो कौशल विकास केंद्र, जिसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम कहते हैं, और हाथ के हुनर बढ़ेंगे, हाथ का हुनर ठीक होगा तो उनको किसको रोजगार मिलेगा? जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग करें उनको सबको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला भी यह बजट है। बिल्कुल। अर्जुन जी, साथ ही एक जो दूसरा अहम कदम है कि 3 लाख के ऊपर का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अब देश में कहीं अलाउड नहीं है, और अगर हुआ तो उस पर 100% पेनल्टी होगी। इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। क्या ये जो 3 लाख की सीमा है, इसे क्योंकि सरकार का फोकस इतना ज़्यादा डिजिटल पर और कैशलेस पर है, इस 3 लाख की सीमा को आगे जाके और नीचे रिवाइज किया जा सकता है? ज़रूरत है इसकी, संभावना है इसकी? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद ये डिमांड कई सेक्टर से आ रही थी, सोशल मीडिया से भी आ रही थी, हम प्री बजट कंसल्टेशन में भी आ रहा था कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो इस देश में, ताकि टैक्स नेट बढ़े। और टैक्स नेट बढ़ाने के कई उपाय इस बजट में किए हैं। और ये जो 3 लाख की सीमा रखी है कि 3 लाख से ज्यादा हम कैश ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेंगे, तो ये उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। बिल्कुल। आगे इसकी लगातार समीक्षा होती रहेगी। तो यानी ये संभावना है कि हो सकता है आगे जाके जो कैश ट्रांजैक्शन की सीमा है या थ्रेशोल्ड है वो 3 लाख से भी नीचे आए। आपने जो टैक्स नेट की बात की अर्जुन जी, इस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टैक्स नेट की जो आपने बात की उस पर मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्योंकि जो सबसे निचला तबका था टैक्स पेइंग स्लैब का, उन्हें छूट दी गई है, 5% किया गया है जो टैक्स का स्लैब है वो 2.5 से 5 लाख के लिए। इसके बाद आपको क्या लगता है टैक्स बेस कितना बढ़ेगा? कितने नए एसएससीज जुड़ सकते हैं जो कि टैक्स पेइंग कैटेगरी में आएंगे? देखिए, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23.7% शैडो इकोनॉमी, जिसको समानांतर अर्थव्यवस्था, काला बाजार से जनरेट अर्थव्यवस्था कह सकते हो। तो जब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से टैक्स नेट बढ़ेगा। और जो ये उपाय हमने किया है कि 5% हमने इनकम टैक्स की स्लैब ही कम कर दी, बिल्कुल 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो इससे भी टैक्स नेट बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जब टैक्स नेट बढ़ेगा तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा उपलब्ध रहेगा,
गांव के गरीब आदमी के उत्थान के लिए पैसा उपलब्ध रहेगा। अगर कोई बीपीएल से नीचे उसके पास मकान नहीं है, छत नहीं है, उसके छत के लिए मकान बनाने के लिए पैसा उपलब्ध रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा उपलब्ध रहेगा। तो ये तो देश हित में बहुत बड़ा कदम है। आखिरी सवाल होगा सर आपसे अब, क्योंकि जीएसटी एक्सपेक्टेड है, हालांकि सरकार ने अभी ये कहा है कि ये जुलाई से रोल आउट होगा, सो ऑब्वियसली सर्विस टैक्स को छुआ नहीं गया या फिर जो बाकी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए इनडायरेक्ट टैक्सेस में, दे आर ड्यू बिफोर द जीएसटी रोल आउट। तो उसे हम फैक्टर इन करें और साथ ही ये जो टैक्स ब्रैकेट में आपने छूट दी है लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ के ब्रैकेट में जो एडिशनल सरचार्ज लगाया गया है, इन सब को मिलाकर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ओवरऑल आप सरकार के रेवेन्यू पर या फिर टैक्स कलेक्शन पर टू बी प्रिसाइज 17-18 के अंत में क्या असर देख रहे हैं? देखिए, जो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज लगाया उसे तो हमें कोई 2000 के आसपास कोई रेवेन्यू आने वाली है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जीएसटी आने के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार और बदलाव आने वाला है। व्यापार करना सुगम हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ह्यूमन इंटरफेस कम से कम रहेगा और जीएसटीएन नेटवर्क के माध्यम से जब हम सिस्टम को ठीक कर देंगे, सिंप्लीफाइड कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। चलिए अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू। ये कहा जा सकता है कि एक मास्टर स्ट्रोक आपकी सरकार ने डिलीवर किया है। थैंक यू।